नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यूपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है धन निष्कासन का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं ड्रेन वेल्थ थ्योरी। धन निष्कासन का सिद्धांत, यह सिद्धांत भारत में सबसे पहले आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से पहले लगभग, और मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा 1885 में शुरू हो रहा है उससे थोड़ा पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। बाद में आरसी दत्त ने भी इस पर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख किया, और फिर उसके बाद में हमारे आधुनिक जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने भी बाकायदा इसके ऊपर कई चरण बना करके इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जो सबसे पहले जिस धन निष्कासन के सिद्धांत को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम देखने का प्रयास ये करेंगे कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो है, धन निष्कासन का जो सिद्धांत है जिसको हम ड्रेन वेल्थ थ्योरी कहते हैं, वो धन निष्कासन का सिद्धांत कहते किसको है। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक के रूप में आपको ये बताने का प्रयास करूं कि धन निष्कासन के सिद्धांत की परिभाषा क्या है। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद इसको प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो सबसे पहला जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो हम दादा भाई नौरोजी को यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो प्रसिद्ध उदारवादी राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना में भी योगदान दिया, जिनके सुझाव पर ही कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, और ये ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय सदस्य भी थे। और आपको पता है लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापकों में इसका नाम, इनकी स्थापना, इनकी भूमिका थी दादा भाई नौरोजी की, जो प्रसिद्ध उदारवादी राष्ट्रवादी और 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वो थी दादा भाई नौरोजी, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में एक किताब लिखी, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया के नाम से एक पुस्तक आई थी, उसको हम देखेंगे। और इसी के माध्यम से उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई, जो बहुत कम थी। मतलब इन्होंने ही सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का एक उल्लेख भी यहां पर किया था, प्रति व्यक्ति आय, दादा भाई नौरोजी। और एक आपको पता है दादा भाई नौरोजी का एक और आदेश को हम कहते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके माध्यम से भी वो बताते हैं कि किस प्रकार भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, और इससे भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि भारत में किस प्रकार का शासन है, गैर ब्रिटिश शासन, ये भी उन्होंने समझाया था। एक यहां पर आरसी दत्त जो है, आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से भी इसको बताने का प्रयास किया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से भी उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा कि धन निष्कासन क्या होता है, फिर यह प्रयास बताने का किसने किया, फिर उसके बाद हम देखें कि अगर ऐसा हुआ तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इसका प्रभाव क्या होगा, और इसका प्रभाव कहां पर, तो इसका प्रभाव जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, हमारे उद्योगों पर इसका प्रभाव क्या होगा, हमारे उद्योगों पर इसका प्रभाव क्या होगा, और हमारी जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, उस पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, कृषि पर प्रभाव क्या पड़ेगा। और एक हम इसी के माध्यम से जब प्रभाव तभी समझ में आएगा जब हम ये देखेंगे कि धन निष्कासन भी विभिन्न चरणों में कैसे कैसे हुआ है। तो यहां पर एक पॉइंट और हम पढ़ेंगे, विभिन्न प्रमुख चरण कौन से हैं, इंपॉर्टेंट
फेज कौन से हैं जिसके माध्यम से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, और वो सिद्धांत कौन सा है, धन निष्कासन का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं ड्रेन वेल थ्योरी। अब सबसे पहले एक धन निष्कासन के सिद्धांत की एक सामान्य परिभाषा क्या होनी चाहिए। सामान्य परिभाषा क्या होगी कि भारत द्वारा, क्योंकि ये निष्कासन कहां से हो रहा है, भारत से हो रहा है, तो भारत द्वारा ब्रिटेन को किए गए, भारत द्वारा ब्रिटेन को किए गए समस्त भुगतान, भारत द्वारा ब्रिटेन को किए गए समस्त भुगतान, भारत द्वारा ब्रिटेन को किए गए समस्त भुगतान, और वो समस्त भुगतान कैसे किए गए, बिना प्रतिफल के। मतलब जब हम कुछ पैसा देंगे तो हमें वापस भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो बिना प्रतिफल एवं बिना उत्तरदायित्व के। मतलब जब उन्होंने हमारे से पैसा लिया तो उसका हमें आउटपुट वापस कुछ नहीं मिला, और न उन्होंने इसके प्रति कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी, और इस क्रम में भारत का धन लंबे समय तक, और लंबे समय तक मतलब क्या हुआ, 1757 में उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई है। 1757 से 1947 तक किस प्रकार भारत का धन छन छन कर बिना प्रतिफल और बिना उत्तरदायित्व के ब्रिटेन जाता रहा, इस प्रक्रिया को उन्होंने जिस सिद्धांत के माध्यम से प्रस्तुत किया उसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत सबसे पहले हमारे प्रसिद्ध वयोवृद्ध नेता दादाभाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि अगर हम मान लीजिए मोहम्मद शाह रंगीला या भारत में शाहजहां मुगल बादशाह हैं, और भारत की सरकार ने उसको टैक्स दिया, भारत की जनता ने उसको टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ राजस्व दिया, और बदले में वो सड़क बनाता है या तालाब बनाता है, तो ये प्रतिफल होगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बिना प्रतिफल दिए और बिना उत्तरदायित्व के वो भारत के धन को लगातार भारत से बाहर ले जाते रहे, जिसके कारण भारत को काउंटर में, रिटर्न में कुछ नहीं मिला, और उसके कारण भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती गई। तो ध्यान रखना, जब किसी एक देश का भुगतान या धन दूसरे देश को बिना प्रतिफल और बिना उत्तरदायित्व के प्राप्त होता रहता है, तो इस प्रक्रिया को धन निष्कासन कहते हैं। और हमारा धन किस रूप में निष्कासित हुआ, तो हमारा धन जो निष्कासित हुआ है, वो भारत के धन का जो निष्कासन हुआ, वो निष्कासन बेसिकली किस फॉर्मेट में जाता रहा, तो आपको पता है वो धन हमारा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने वाले राजस्व के रूप में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी भी थी और वही भारत की सरकार भी थी। तो एक तो हमारा धन भारत से बाहर किस फॉर्म में गया, तो राजस्व के रूप में। एक आप देखिए, भारत का वायसरॉय अंग्रेज है, उसको तनख्वाह भारत से मिल रही है। भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वो लंदन में है, तनख्वाह भारत से मिल रही है, उसका वेतन भत्ता भारत से जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियन अधिकारी थे, उन यूरोपियन अधिकारियों को वेतन भत्ते भारत से मिलते थे, और वो वेतन भत्ते यहां से कहां जाते थे, यूरोप के अंदर। बहुत बड़ी संख्या में आईएएस ऑफिसर थे जो अधिकांश अंग्रेज थे, उनका बहुत बड़ा वेतन भत्ता होता था, और वो वेतन भत्ता यहां से ब्रिटेन जाता था। अगर वो भारतीय होता, उसमें थे भी, तो अगर वेतन भत्ता मिलता तो उसका प्रयोग भी वो कहां पे कर रहा होता, भारत में, चाहे मकान बनाए, चाहे घर बनाए, चाहे बच्चों को पढ़ाए। लेकिन यहां पर जितने अधिकारी थे उनको मिलने वाला वेतन भत्ता सीधा ब्रिटेन जाता था। साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश सरकार, इसलिए ब्रिटिश सरकार वहां से हथियारों को यहां लाके बेच रही है, पैसा भारत से जा रहा है। ये किस रूप में है, जो भारत का रेवेन्यू गया, भारत से जो वेतन भत्ते गए, भारत से जो हथियारों को बाहर से खरीद के लाया गया, ये
तमाम खर्चे, सैन्य खर्चे, प्रशासनिक खर्चे जो उनके वेतन भत्तों के रूप में थे, वो धन भारत से जिस प्रकार से लगातार जाता गया, उससे भारत को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ और अंग्रेजों ने भारत के प्रति गैर उत्तरदायित्व शासन किया, जो उन्होंने लिखते हैं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ध्यान रखना, भारत द्वारा ब्रिटेन को किए गए समस्त भुगतान जिनकी बिना प्रतिफल और बिना उत्तरदायित्व के जो किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि भारत में भी ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश सरकार, तो हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। हम तो अनजाने थे, हमें तो अनजाने में लूट लिया गया। हम सोए हुए थे और इस सोए हुए को सबसे पहले इस रूप में जगाने का काम अगर किसी ने किया तो व्यक्ति था दादाभाई नौरोजी। और नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1867 में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख के माध्यम से उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय को निकाला, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय निकाली और ये बताया कि किस प्रकार भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है और जो धन भारत का भारत से बाहर जा रहा है उसके बदले भारत को न तो किसी प्रकार का प्रतिफल मिल रहा है और न उसके बदले ब्रिटिश सरकार भारत में एक उत्तरदायी शासन को निभा रही है। ये मुद्दा जो उन्होंने बताया, ये इतिहास में एक ऐसा मुद्दा था जो आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित था और इसी आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित इस सिद्धांत ने भारत के अंदर आर्थिक राष्ट्रीयता को पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आर्थिक राष्ट्रीयता क्या होती है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखना कि 1867 में जिस समय दादाभाई नौरोजी ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस समय भारत नाम की तो कोई इकाई नहीं थी। भारत अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था। भारत जो था वो अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था और इस क्रम में आप लोग ध्यान रखना कि भारत जब अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था, उस समय समस्त भारत के रूप में किस प्रकार से दादाभाई नौरोजी ने बताया कि पंजाब का धन, बंगाल का धन, मद्रास का धन भारत से बाहर जा रहा है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा इशू था कि किस प्रकार भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है। ये बताने वाला पहला व्यक्ति हिंदुस्तान में उस समय कौन था? दादाभाई नौरोजी। हालांकि उसके बाद आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर भी इसका स्पष्ट वर्णन किया है कि किस प्रकार भारत का धन भारत से बाहर गया। यहां पर आपका गौर करने वाला बिंदु है, सिर्फ 2 बिंदु ध्यान रखना। जब किसी एक देश का भुगतान दूसरे देश को बिना प्रतिफल के और बिना उत्तरदायित्व के जाता है, तो ऐसे प्रतिफल और उत्तरदायित्व की प्रक्रिया से एक देश का धन दूसरे देश में चला जाता है। इसी को कहते हैं धन निष्कासन। अब उसके आगे बढ़े तो थोड़ा सा आप ये देखना कि दादाभाई नौरोजी जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उसके बाद में आर.सी. दत्त और उसके बाद विपिन चंद्रा जैसे इतिहासकारों ने इसका पूरा अध्ययन करके बताया कि किस प्रकार भारत का धन भारत से बाहर गया। उसके लिए उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के 3 चरण बताए। आर.सी. दत्त ने भी इस चीज को बताया है और विपिन चंद्रा ने भी इसको बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार भारत का धन किस किस समय में किस किस रूप में गया। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखें कि सबसे पहला आप देखिए EIC, भारत में आने वाली पहली कंपनी कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और EIC जो ब्रिटेन से भारत में आएगी, ये जो कंपनी भारत से ब्रिटेन में आ रही है, इसकी स्थापना 1599 में हुई और इसको अनुमति मिलेगी 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600। अब 31 दिसंबर 1600 से ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आएगी
और इसका भारतीय व्यापार पर एकाधिकार होगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया व्यापारिक एकाधिकार। किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जब इस कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था तो आपके दिमाग में बिंदु आएगा कि सर क्या धन निष्कासन भारत से 1600 में स्टार्ट हो गया? नहीं। 1600 में जब कंपनी ब्रिटेन से भारत आ रही है तब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी। उस समय ये एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी। ये एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी, शुद्ध व्यापारी कंपनी। और शुद्ध व्यापारी कंपनी होगी तब ये अपने साथ में भारत का सामान खरीदने के लिए अपने साथ में करेंसी लेके आएगी। और उस समय करेंसी क्या था? तो सोना चांदी के सिक्के हुआ करते थे। मतलब 1600 से लेकर के और 1757 तक ये कितना टाइम हुआ? तो 157 साल तक, 157 ईयर्स तक, 157 साल तक ये कंपनी जो थी, ये कंपनी भारत के लिए क्या उस पहले 157 साल में धन का निष्कासन हुआ है क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है। तो ध्यान रखना, पहले 157 साल में धन का निष्कासन नहीं हुआ है। आपको सर कैसे? तो मैंने वापस रिपीट किया कि आरंभ में जब कंपनी हिंदुस्तान में आएगी तो वो एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी। वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। जब भारत में व्यापार करने के लिए आएगी, जैसे भारत के मसाले खरीदने हैं, भारत का सूती वस्त्र खरीदना है, भारत में कोई हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीदने हैं, तो वो अपने साथ में मुद्रा लेके आएगी, स्टर्लिंग लेके आएगी, सोने चांदी के सिक्के लेके आएगी। और फिर उससे यहां पर उनकी जगह जगह फैक्ट्रियां बनी हुई थी। और फैक्ट्री का मतलब क्या होता था ये मैंने समझा रखा पहले आपको। एक ऐसा स्थान जहां पर वो भारतीय वस्तुओं को खरीद के लाते थे और फिर वहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको बेचते थे, वहां से वो ले जाते थे। उसको आज कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज कहते हैं। तो यहां आप ये ध्यान रखना कि 157 साल तक भारत में बाहर से सोना चांदी आता रहा। और इस समय एक ब्रिटिश इतिहासकार रोता है। आप उस इतिहासकार का नाम बताएं। जैसे पहले आपने बताया था जॉन सुलिवन का नाम, वो अलग था। जॉन सुलिवन ने क्या कहा था कि ब्रिटिश व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है, ब्रिटिश व्यवस्था एक ऐसे स्पंज की तरह है जो भारत से सब कुछ निचोड़ करके गंगा से और टैम्स से छोड़ देती है। उसकी बात मैं अलग से करूंगा। लेकिन इससे पहले कौन सा इतिहासकार रोता है कि दुनिया भर का धन, सोना चांदी कहां जाता है? भारत में। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में हस्तशिल्प जो माल था वो दुनिया का सबसे बेहतरीन था। भारत मसाले का बहुत बड़ा केंद्र था। और इस क्रम में ये कंपनियां अपने साथ सोना चांदी लेकर आती थी और फिर यहां से उन सामान को खरीद करके और बाहर ले जाके बेच देती थी। तो 1600 से लेके 1757 तक, मतलब 157 साल तक भारत को 100% लाभ हुआ। इसलिए उस समय के जितने भी शासक थे उन्होंने इनको फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की है। और क्या लाभ था? नंबर 1, भारत में घर बैठे सोना चांदी के रूप में विदेशी निवेश का आना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दूसरा, भारतीय वस्तुओं का घर बैठे खरीदार मिलना। और तीसरा, भारतीय वस्तुओं को खरीदकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचना, जिससे भारत की वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ रही थी। तो इस क्रम में मैं कहूंगा कि 157 साल तक, 157 ईयर्स तक इन कंपनियों ने, चाहे पुर्तगाली कंपनी हो, फ्रेंच कंपनी हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, इन कंपनियों ने भारत को लाभ पहुंचाया है। इसलिए उस समय के तत्कालीन शासक सबके सब जो है वो इनको अनुमति प्रदान करते गए कि आप फैक्ट्रियां खोलते जाइए। सूरत में, मसूलीपट्टनम के अंदर, कोच्चि के अंदर, गोवा के अंदर, कलकत्ता के अंदर, हुगली के अंदर, विमलीपट्टनम के अंदर, कराईकल के अंदर, पांडिचेरी के अंदर। तो ये सब आप जो देख रहे हो 157 साल तक स्पष्ट रूप से लाभ हुआ है। पहला क्वेश्चन
क्या 1600 से 1757 तक धन का निष्कासन हुआ क्या? तो ध्यान रखना, 1600 से लेकर 1757 तक धन का निष्कासन नहीं हुआ। धन का निष्कासन नहीं हुआ, बल्कि भारत में बाहर से धन आया है। इसलिए मैंने ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी था कि ऐसा नहीं कि कंपनियां शुरू से ही भारत के लिए नुकसानदायी थी। शुरू के लिए नहीं, शुरू के 157 साल तक तो भारत के पक्ष में है व्यापार। तो फिर आपके दिमाग में पॉइंट आएगा कि सर कहां से फिर इन कंपनियों ने भारत का शोषण करना शुरू कर दिया? तो उसके उत्तर के लिए आपको जानना पड़ेगा कि भारत में ब्रिटिश शासन के 3 चरण जो आप देखते हो, वहीं से आपको धन निष्कासन समझ में आएगा कि ड्रेन वेल्थ कैसे हुआ। उसकी शुरुआत भारत में कब से होगी? तो उसकी शुरुआत भारत में होगी 1757 से। अब आपके दिमाग में फिर आएगा कि सर आपने 1757 की डेट यहां पर क्यों ली? तो 1757 की डेट इसलिए ली क्योंकि 1757 वो तिथि है जब बंगाल पर EIC का राजनीतिक नियंत्रण शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल कंट्रोल शुरू होता है, राजनीतिक नियंत्रण। और जब राजनीतिक नियंत्रण होगा, मतलब बंगाल की सत्ता पर अंग्रेजों का नियंत्रण होगा, तब बंगाल की सत्ता पर नियंत्रण होने से बंगाल की सरकार किसके हाथ में होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होगी तो बंगाल का रेवेन्यू EIC के हाथों में आने लग जाएगा। पहले आएगा अवैध तरीके से, क्योंकि वहां उस समय मीर जाफर, मीर कासिम वगैरह है, लेकिन 1765 की इलाहाबाद की संधि से इनके पास लीगली आने जाएगा, क्योंकि 1765 की इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था, जिससे इनको रेवेन्यू मिलने लग जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले 1757 और कहां तक होगा? तो 1947 तक, लगभग 200 साल है। 200 साल तक, 150 साल तक भारत को लाभ हुआ, 157 साल, लेकिन 200 साल तक भारत का शोषण होगा। कैसे हुआ? और उसमें वो इतना निकाल के ले जाएंगे जितना वो लाए भी नहीं थे। और वो कैसे होगा? तो आप देखिए, सबसे पहले 1757 मैंने क्यों लिया? क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शुरुआत प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल से हुई, और जब राजनीतिक शुरुआत होगी तो बंगाल से उनको रेवेन्यू मिलने लग जाएगा। और 1947 क्यों लिया? क्योंकि यहां से भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत में अंग्रेज तब तक रहेंगे जब तक उनको आर्थिक लाभ पहुंचता रहे। इस क्रम में आप देखोगे तो ये मैंने आपको क्लियर किया था कि 1757 से 1947 तक 3 चरण हैं इसके 3 फेजेस हैं, 3 चरण हैं, जिसमें पहला चरण जो है उसको हम कहते हैं वणिकवाद। पहला फेज जो है वणिकवाद, दूसरा मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। दूसरा फेज जो है मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, मतलब कि ये 3 फेज में डिवाइड किया गया है, मर्केंटिलिज्म, फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म और वित्तीय पूंजीवाद। ये 3 चरण किसके हैं? भारत में ब्रिटिश शासन के हैं। और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से भारत का धन भारत से बाहर जाएगा। तो सपोज कीजिए सबसे पहले इसको देखें, और यहां पर ये मैंने लिखा ब्रिटेन और ये भारत है, ये भारत है। तो सबसे पहले आप देखिए इस वाले फेज के अंदर कि जैसे ही पहले ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ में धन लेकर आती थी, पहले ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ में मुद्रा लेकर आती थी, लेकिन जब बंगाल पर उनका रेवेन्यू, बंगाल पर उनका राजनीतिक नियंत्रण हो गया, तो बंगाल का राजस्व अब कंपनी के पास में आने लग जाएगा। तो पहली बात तो हमारा क्या गया? रेवेन्यू गया। उस रेवेन्यू से उन्होंने भारत का तैयार माल खरीदा और उस तैयार माल को ले जाकर बाहर बेच दिया, उस तैयार माल को बाहर ले जाकर बेच दिया। तो आप देखो, वणिकवाद जो चरण है वो 1757 से 1813 तक है। और इस फेज में क्या होगा
देखो 1757 से पहले भारत में पैसा आ रहा है, लेकिन 1757 के बाद पैसा नहीं आएगा, क्योंकि जो भारत में कंपनी थी वही बंगाल की सरकार बन गई। अर्थात जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की प्रजा हमेशा फकीर होती है। तो आप देखिए यहां पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर से पैसा लाना बंद कर देगी, तो इनको मिला बंगाल का रेवेन्यू। क्योंकि बंगाल की सत्ता पर इनका नियंत्रण है, तो बंगाल के रेवेन्यू से ही बंगाल का तैयार माल खरीदेंगे और उसी तैयार माल को भारत से बाहर बेच देंगे। तो इस चरण में धन का निष्कासन कैसे हुआ? कब? 1757 से 1813 तक। तो कैसे होगा कि जैसे जैसे भारत में इनका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ता जाएगा, उस पूरे क्षेत्र का रेवेन्यू इनके पास में आएगा। जैसे कहीं पर स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से, कहीं पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से, कहीं पर महलवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से। तो आप देखिए सबसे पहले धन निष्कासन किस रूप में हो रहा है? तो होगा बंगाल का रेवेन्यू बंगाल से बाहर गया, उसी राजस्व को इन्होंने अपने व्यापार का आधार बनाया, और जो व्यापार के पैसा बाहर से लाते थे वो व्यापार का पैसा बाहर से न ला करके उस राजस्व का प्रयोग ये व्यापार के लिए करेंगे। तो पहली बात राजस्व गया, फिर उसी राजस्व से भारत का तैयार माल खरीद लिया। क्या भारत में उद्योग लग गए थे? नहीं। तो उद्योग कौन से थे? तो होगा हस्तशिल्प उद्योग, जिसको हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, हस्तशिल्प उद्योग। तो उससे भारत का हैंडीक्राफ्ट आइटम खरीदेंगे और उसको फिर बाहर ले जाके बेच देंगे। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए इनके पास में बंगाल की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई और उस सरकार के पास में 1 लाख रुपए मान लीजिए रेवेन्यू आया, या मान लीजिए 25 लाख रुपए रेवेन्यू आया। तो उसी 25 लाख से इन्होंने कच्चा माल 25 माल से भारत का हस्तशिल्प माल खरीद लिया, तैयार माल खरीद लिया, उसको बाहर ले जाके बेच दिया। तो इस चरण में 1757 से 1813 में भारत का धन का निष्कासन कैसे हुआ? तो नंबर 1 बंगाल का राजस्व गया, नंबर 2 उसी राजस्व से हमारा तैयार माल जो हस्तशिल्प उद्योग का माल था, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, उससे बहुत कम भाव पर खरीदा और उससे बाहर ले जाके बेच दिया, और बेचने पर जो लाभांश हुआ वो भी गया। अब आप कहोगे सर धन का निष्कासन कैसे हुआ? जब किसी देश के नागरिक अपनी सरकार को जो रेवेन्यू देते हैं, उस रेवेन्यू का प्रयोग उसी देश की जनता के लोक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। जैसे सड़कों का निर्माण, हॉस्पिटल्स का निर्माण, तालाब का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। भारत में गई से गई वित्तीय सरकार भी अगर रही होगी तो उसने भी उस रेवेन्यू का प्रयोग भारत में किया था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो सरकार थी, EIC की जो सरकार थी, उसने इस रेवेन्यू से ही व्यापार किया और उस व्यापार से भारत के तैयार माल को खरीद करके ये भारत से बाहर ले गए। इसलिए भारत का रेवेन्यू गया, तैयार माल गया और तैयार माल पर होने वाला लाभ भी गया। और आप सोचिए कि किसी देश के साथ अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि उसका रेवेन्यू बेमतलब बाहर जा रहा है, तो उस देश की प्रजा विरोध करेगी। लेकिन प्रजा तो शिक्षित ही नहीं है, प्रजा तो जागरूक ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। जब बड़े बड़े शासकों को नहीं पता तो आम जनता से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? नतीजा हुआ कि बंगाल का रेवेन्यू एक दिन 2 दिन नहीं, लगभग 70 साल तक, और उसके बाद पूरे भारत का रेवेन्यू लगभग 150 साल तक लगातार भारत से बाहर जाता रहा। यह राजस्व का बाहर जाना धन का निष्कासन था। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी यहां पर थे, जो काम करते थे कंपनी के लिए, वो बंगाल की सरकार बन गए। वो जो बंगाल की सरकार बन गए, उन्होंने उनको जो वेतन भत्ते मिलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सेना थी, उस सेना को जो वेतन और भत्ते मिलते थे उसके सैनिकों को, वो वेतन भत्ते भी बाहर जाने लगे। क्यों? क्योंकि आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे उसमें बड़े बड़े पदों पर अंग्रेज थे
और अंग्रेज ने किसी ने घर नहीं बनाया यहाँ पर, अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो सीधा पैसा यहां से इंग्लैंड लेके जाते थे। भारत उनके लिए रहने के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं था। इस प्रकार बिना प्रतिफल के और बिना उत्तरदायित्व के भारत का धन, भारत का रेवेन्यू, आरंभ में बंगाल का रेवेन्यू बंगाल से बाहर जाता रहा। उसी रेवेन्यू का एक पार्ट उन्होंने इस रूप में इन्वेस्ट किया कि भारत के बाकी क्षेत्रों को कैसे जीता जाए, मैसूर को कैसे जीता जाए, मराठों को कैसे जीता जाए। मतलब बंगाल का रेवेन्यू का उपयोग बंगाल के डेवलपमेंट के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि बंगाल के रेवेन्यू का उपयोग मैसूर को जीतने के लिए हो रहा है, मराठों को जीतने के लिए हो रहा है। मुझे बताओ बंगाल की जनता का उनसे क्या मतलब है? ये तो सिर्फ अपने राजनीतिक विस्तार करना चाहते थे ताकि उन क्षेत्रों का भी शोषण ये कर सके जैसे किसका कर रहे थे, बंगाल का। तो पहला फेज जो है उसको हम कहते हैं वणिकवाद, और इसमें भारत बंगाल का रेवेन्यू बंगाल से लगातार बाहर गया, प्लस बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन भत्ते भी यहां से जाते थे। उसके बाद आप देखोगे तो दूसरा फेज जो आया, ध्यान रखना उस सेकंड फेज के अंदर भी क्या होगा कि मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद वाला जो चरण है ये 1813 से 1860 तक है, 1860 तक है। अब सपोज कीजिए आप कि आप यहां पर देखिए, सपोज करो कि ये ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन था और ये भारत है। अब अंग्रेजों के हाथ में लगभग 1813 के आसपास पहुंचे तो लगभग पूरा भारत आ गया है। तो जाहिर सी बात है यहां पे लिख दिया मैंने भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भारत सरकार किसकी है या किसके हाथ में है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक व्यापारी कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी है। वो ब्रिटेन से भारत में व्यापार करने के लिए आई है, और जब व्यापार करने के लिए आई है तो जाहिर सी बात है अपने साथ में सोना चांदी मुद्रा लेके आएगी, लेकिन नहीं लाएगी। अब क्यों? क्योंकि बाहर से पैसा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता नहीं है उसको, पैसा भारत सरकार के रूप में मिल जाएगा। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का राजस्व मिलेगा, भारत का राजस्व मिलेगा। और इस साइड में जाएं यहां पर, तो इस समय तक दो परिवर्तन हो चुके हैं। एक तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में अब जो है बहुत बड़े स्तर पर कल कारखाने लगे हुए हैं। ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़े स्तर पे कल कारखाने लगे हुए हैं। कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। इसलिए ब्रिटेन अब जो है भारत को क्या भेजना चाहता है? तैयार माल, जिसको हम कहेंगे रेडीमेड मटेरियल, तैयार माल, कपड़े वगैरह सब। अब औद्योगिक क्रांति, इसका मतलब वहां पर कल कारखाने लगे हुए हैं, और उन कल कारखानों को बहुत बड़े स्तर पर किसकी आवश्यकता है? कच्चे माल की। तो आप देखिए भारत का राजस्व से भारत का क्या खरीदा जाएगा? कच्चा माल, भारत का रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, भारत का कच्चा माल खरीदा जाएगा। और इस कच्चे माल को कहां पर बेचा जाएगा? ब्रिटेन के कल कारखानों में बेचा जाएगा, और यहां से फिर तैयार माल भारत में आएगा, यहां से तैयार माल में आएगा। तो अब आप कहोगे सर यहां से धन निष्कासन किस रूप में हो रहा है? यहां पर धन निष्कासन किस रूप में हो रहा है? तो नंबर 1, 1813 तक अंग्रेजों ने लगभग सिंध और पंजाब को छोड़कर, सिंध, पंजाब और मराठों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग भारत पे अधिकार कर लिया था। तो जितना बड़ा क्षेत्र होगा उसका रेवेन्यू उतना ही बड़ा होगा। तो यहां से उनको रेवेन्यू मिलने लग गया। जब यहां से रेवेन्यू मिलने लग गया तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत सरकार बन गई। अब भारत सरकार बनने के बाद अगर वो भारत की सरकार होती, यदि भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी होती, लेकिन वो तो कंपनी बनी रही, तो बनी रही। हालांकि आपको पता होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। अब ब्रिटेन से भारत में आकर कोई भी व्यापारी व्यापार कर सकता है। इसका कारण क्या था इसको मैं समझा दूंगा, लेकिन आप देखिए भारत का राजस्व बाहर जा रहा है।
एक आपको पता होगा, कॉमन मिनिमम प्राइस कच्चे माल की सरकार तय करती है, और जो सरकार है वो ही खरीदने वाली है। तो सरकार है ईस्ट इंडिया कंपनी, और खरीदने वाली भी कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए भारत का कच्चा माल औने पौने भाव में खरीदा गया, और उस कच्चे माल को ब्रिटिश फैक्ट्री में ले जाकर बेच दिया गया। वहां से तैयार माल आया, उस तैयार माल को भारत के बाजार में लाके बेच दिया गया। तो आप देखिए भारत के धन का फिर निष्कासन हो रहा है। कैसे? भारत का रेवेन्यू गया, भारत का कच्चा माल गया, और कच्चे माल पर होने वाला लाभ भी गया, बल्कि उसी कच्चे माल को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करके वो भारत के बाजार में बेच रहे हैं। इससे नुकसान क्या होगा कि फिर भारत के कच्चे माल को भारतीयों के सामने प्रस्तुत करके उन्होंने फिर भारत को लूटा। तो आप देखिए हमारा धन निष्कासन कैसे हुआ इस दौर में। नंबर 1 भारत का रेवेन्यू गया, नंबर 2 भारत का कच्चा माल गया, नंबर 3 भारत को ही तैयार माल बहुत अधिक दामों पे बेचा गया, नंबर 4 जब भारत में कच्चे माल पर बल दिया जाएगा तो कच्चे माल पर बल देने से किस पर फोकस बढ़ जाएगा? तो कृषि पर भार बढ़ेगा। और जब किसी अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर पे भार बढ़ता है, कृषि पर भार बढ़ता है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? कृषि पर भार बढ़ने से अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकरण हो जाएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गया? विऔद्योगिकरण हो गया। अब आप देखिए जब भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकरण होगा तो जिस समय इनका औद्योगिकरण हो रहा था उस समय हमारा विऔद्योगिकरण हो गया। यह भी किसका पार्ट है? धन निष्कासन का ही है। यह धन निष्कासन का अप्रत्यक्ष पार्ट है। और जब कृषि पर भार बढ़ेगा और तैयार माल बाहर से आ रहा है तो भारत में उद्योग के नाम पर हस्तशिल्प उद्योग था, उस हस्तशिल्प उद्योग का ही पतन हो जाएगा। हस्तशिल्प उद्योग का ही पतन हो जाएगा, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसके कारण हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो जाएगा। और हस्तशिल्प उद्योग का पतन होगा तो जो लोग हस्तशिल्प में लगे हुए थे वो लोग कृषि में चले जाएंगे, और कृषि में एक छुपी हुई बेरोजगारी आएगी जिसको दिखाया है दादा भाई नौरोजी ने। क्या? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि भारत में गरीबी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी गरीबी? क्योंकि उनका रोजगार छीन लिया जाएगा। रोजगार कौन सा? हस्तशिल्प उद्योग वाला। वो किस पे चले गए? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में उतने लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां भी हमारा रेवेन्यू हमारे देश से लगातार बाहर जाएगा। साथ ही साथ 1813 से 1860 के बीच में जब हम चलेंगे तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो भारत सरकार थी, उसके पास भारत का लगभग पूरा क्षेत्र आ चुका था 1850 तक। जब पूरा क्षेत्र आ जाएगा तो सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ जाएगी, उसके अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी। और 1857 के विद्रोह के बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसमें से एक बड़ा परिवर्तन था कि ईआईसी के शासन का तो अंत हो गया और भारत में सीधा ब्रिटिश राज स्टैब्लिश हो गया। और ब्रिटिश राज ने जैसे वहां पर एक नया पद बनाया, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यहां पर नया पद बना भारत का वाइसरॉय, और भी बहुत सारे नए पदों की स्थापना की गई। ये राजस्व तो बाहर जा ही रहा है, इसके साथ साथ अगर नाम मात्र का हमारे पास कुछ बच गया तो जो भारत सचिव था, वाइसरॉय था, सेना के अधिकारी थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, ब्रिगेडियर थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे, जज थे, वो अधिकांश अंग्रेज थे। और उनके वेतन भत्ते भारत से जाते थे, और वो वेतन भत्ता अगर भारत में प्रयोग करता तो धन का निष्कासन नहीं होता, लेकिन वो यहां से शुद्ध धन वहां ले गए, उसका निवेश ब्रिटेन में किया। ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? धन निष्कासन का एग्जाम्पल होगा। ये भी किसका होगा? धन निष्कासन। और उसके बाद आप देखोगे जो तीसरा चरण स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। वित्तीय पूंजीवाद ये बेसिकली आप देखोगे एक चरण और है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद। और वित्तीय पूंजीवाद में क्या हुआ कि ये देखिए आप, ब्रिटेन
अब ब्रिटेन और यहां पर ये भारत है, ये भारत है। अब यहां पर जो भारत सरकार है, ध्यान से देखना, यहां पर जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ध्यान रखना वो ब्रिटिश के हाथ में है, इसलिए इनडायरेक्टली वो भी एक प्रकार की ब्रिटिश सरकार ही है, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के हाथ में है। और यहां पर भी ब्रिटिश सरकार है, मतलब भारत में भी ब्रिटिश सरकार, क्योंकि भारत किसके नियंत्रण में है? भारत ब्रिटिश के नियंत्रण में है, इसलिए दोनों जगह पर यहां पर देखोगे आप, यहां भी ब्रिटिश सरकार और यहां पर भी ब्रिटिश सरकार। बस अंतर केवल इतना है कि यहां पर जो ब्रिटिश सरकार है उसका नाम है ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन यहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हकीकत में वो गवर्नमेंट किसके हाथ में है? अंग्रेजों के हाथ में। इसलिए अब इस चरण में भी भारत का राजस्व भारत से बाहर जाएगा, उसी से ये भारत का कच्चा माल खरीदेंगे, उस कच्चे माल को ये ब्रिटिश उद्योग धंधों में ले जाएंगे, वहां से लेके आएंगे तैयार माल, उस तैयार माल को भारत में बेचा जाएगा। साथ ही साथ कोई देश जब लगातार इस प्रकार पैसा कमाता है तो ब्रिटेन में उद्योग लगने से वहां उद्योगपति हो गए, उद्योगपति होने से वहां पूंजीवादियों की एक नई खेप आएगी, उनके पास अतिरिक्त पैसा पड़ा हुआ है। अब आप देखिए, अब हमारे रेवेन्यू का कैसे होगा डिक्लाइन? तो देखिए, अतिरिक्त पैसा जो था उसका निवेश भारत में किया गया। अब ब्रिटेन के पास में जो अतिरिक्त पैसा अब तक 2 चरणों से कमाया, उसका इन्वेस्टमेंट वो कहां पर करेंगे? उसका इन्वेस्टमेंट भारत में करेंगे। और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ 1860 से 1947 के बीच में। और ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भारत में किस में किया गया? तो ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भारत में रेलवे के रूप में किया गया था। ये किसमें किया गया? रेलवे में। और भारत में रेलवे का पूरा जाल बिछा दिया गया। आप ही देखो, क्या अंग्रेज भारत को परिवहन का नया साधन देना चाहते थे क्या? या फिर भारत में जिस रेलवे को चलाया गया उसने धन निष्कासन की गति को और तेज कर दिया? आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ ले कि रेलवे ने किस प्रकार धन निष्कासन की प्रक्रिया को और अधिक तेज कर दिया, तो कैसे कर दिया? तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब भारत में रेलवे का जाल बिछाया जाएगा तो पहली बात तो ये सपोज कीजिए भारत है, तो एक तो रेलवे के रूप में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेलवे के रूप में भारत में निवेश करेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा सर विचारों ने रेलवे बनाई तो सुना। मैं ये कह रहा हूं कि हमें उस समय रेलवे की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी उनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो अपने अतिरिक्त पूंजी का भारत में निवेश करना चाहते थे। ब्रिटेन का लौह इस्पात उद्योग खचाखच भरा हुआ था, उनके पास पटरियां, इंजन, डिब्बे सब तैयार थे। वो इस एक्स्ट्रा कैपिटल को और स्टील इंडस्ट्री के इस अतिरिक्त सामान को किसी और देश में खपाना चाहते थे। इसलिए भारत में रेलवे का पूरा जाल बिछाया गया और भारत के लगभग शहरों को रेलवे से जोड़ दिया गया और रेलवे लगभग हर बंदरगाह से जोड़ दी गई। ऐसे रेलवे को जोड़ दिया। तो पहला पॉइंट, रेलवे से क्या लाभ है? रेलवे के रूप में भारत में ब्रिटेन की अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया गया, अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया गया। और वो जिस समय निवेश किया जा रहा था उसी समय भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और जब किसी देश में रिवोल्ट होता है तो वहां की सत्ता जो होती है वो बेसिकली वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से घबराती है। या मैं ऐसे कहूं कि ब्रिटिश व्यापारी भारत में निवेश करने से घबरा रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा पैसा डूब ना जाए। तो जब उनको ऐसा लगा तो आप फिर सुनिए ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, ब्रिटेन की सरकार ने, उन्होंने कहा कि आप भारत में इन्वेस्टमेंट कीजिए और अगर आपका पैसा डूबा तो हम 5% ब्याज के साथ आपकी राशि लौटाएंगे। अब आप देखिए, मान लीजिए उन्होंने भारत में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया
और भारत में पैसा डूब गया उनका, भारत में पैसा डूब गया, मान लीजिए 50 करोड़, तो ध्यान रखना ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश पूंजीपतियों को यह गारंटी दी कि हम 5% एक्स्ट्रा ब्याज के साथ आपको लौटाएंगे। तो कहां से लौटाओगे? भारत में जो सरकार थी वो भी ब्रिटिश सरकार थी, ये 50 करोड़ डूबते तो भारत की सरकार उनको देती, किसके साथ? 5% ब्याज के साथ। ये राशि भी क्या है? धन निष्कासन है, इन्वेस्टमेंट उनका है। अगर घाटा हो जाए तो भारत सरकार देगी, और भारत की सरकार किसके हाथ में है? ब्रिटिश सरकार के हाथ में है। साथ ही साथ एक बिंदु मैंने बोला कि रेलवे ने धन निष्कासन की प्रक्रिया को कैसे बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? तो ध्यान रखना, रेलवे ने अंग्रेजों का भारत पर राजनीतिक नियंत्रण बढ़ा दिया। राजनीतिक नियंत्रण कैसे? कि जैसे मान लीजिए दिल्ली से मद्रास में कोई विद्रोह हो गया है, तो रेलवे के माध्यम से सैनिकों के ट्रुप्स को तेज गति से वहां पर भेजा जा सकता था और उस क्षेत्र पर नियंत्रण किया जा सकता था, और नियंत्रण करके फिर रेवेन्यू आ सकता था। तो पहली बात तो रेलवे के आने से पॉलिटिकल कंट्रोल की प्रक्रिया को और अधिक बढ़ा दिया। दूसरा क्या होगा? रेलवे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कच्चे माल को यहां पर लाने, जैसे मान लीजिए यहां पर ये कच्चा माल आ रहा है और इस बंदरगाह पर ब्रिटेन से लाया तैयार माल पड़ा हुआ है, तो इस तैयार माल को यहां तक ले जाएगी कौन? रेलवे। और कच्चे माल को यहां तक लाएगी कौन? रेलवे। और बिंदु क्या है? अगर कच्चा माल जाता रहे और तैयार माल आता रहे बहुत तेज गति से, तो ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ होता जाएगा, लाभ होता जाएगा। इस कारण रेलवे ने भी भारत के हस्तशिल्प उद्योग का तो पतन किया, क्योंकि रेलवे के आने से भारत में औद्योगिक गति नहीं मिली, बल्कि उल्टा असर हुआ, क्योंकि वो अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए भारत में रेलवे को लेकर आए थे। भारत में रेलवे को लेकर आए, इसलिए रेलवे ने आने के बाद भारत में धन निष्कासन की प्रक्रिया और तेज हो गई। कैसे? रेवेन्यू कलेक्शन करने में आसानी हो गई, भारत का कच्चा माल विभिन्न स्थानों से भेजने में आसानी हो गई, ब्रिटेन से लाए गए तैयार माल को विभिन्न क्षेत्रों में भेजने में आसानी हो गई, और इस प्रकार इस रूप में भी भारतीय धन लगातार निष्कासित होता गया। ये भी धन निष्कासन का पार्ट था। तो ये जो मैंने बिंदु आपको बताया, इस प्रकार भारत का धन भारत से लगातार निष्कासित होता गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर धन निष्कासन का प्रभाव क्या पड़ा। आपका एक क्वेश्चन लास्ट हो गया यहां पर, और वो है धन निष्कासन का प्रभाव क्या पड़ा, इंपैक्ट ऑफ ड्रेन वेल्थ। और ड्रेन वेल्थ, धन निष्कासन किस किस रूप में हुआ? राजस्व में, वेतन भत्तों में, हथियारों की खरीद फरोख्त में, ये सब में जाएगा भारत का धन, भारत से बाहर जाएगा। अब देखिए धन निष्कासन का इंपैक्ट क्या हुआ। तो इंपैक्ट सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखें तो नंबर 1 होगा भारतीय राजस्व का बिना प्रतिफल, बिना मतलब बिना किसी फल के मिले हुए, बिना प्रतिफल लगातार भारतीय राजस्व का बिना प्रतिफल लगातार भारत से बाहर जाना, भारत से बाहर जाना, पहला पॉइंट। और जब किसी देश का रेवेन्यू लगातार बाहर जाता है तो जाहिर सी बात है उस रेवेन्यू से उस देश में जो एसेट्स बनने वाली है उसका निर्माण नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट होगा, जब किसी देश का रेवेन्यू लगातार बाहर जाएगा तो भारत में
गरीबी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी। तीसरा, भारत में जो राजस्व गया है, जो भारतीय राजस्व गया है भारत से बाहर, ये अंग्रेजों को वास्तव में प्राप्त कहां से हुआ है? तो ये अंग्रेजों को प्राप्त हुआ है भू राजस्व के रूप में, लैंड रेवेन्यू के रूप में उनको प्राप्त हुआ है। लैंड रेवेन्यू के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी? तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। आपको पता है स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, रैयतवाड़ी दक्षिण भारत के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, महलवाड़ी पंजाब, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, वहां पर थी महलवाड़ी। तो यहां पर इस बिंदु को भी आप ध्यान में रखोगे। इनके द्वारा जो रेवेन्यू लगातार भारत से बाहर जाएगा स्थायी बंदोबस्त के द्वारा, तो इससे क्या होगा? जब भू राजस्व बाहर जाएगा तो जमीन के हालात खराब हो जाएंगे। जमीन के हालात का खराब होना क्यों? क्योंकि जमीन का असली मालिक कोई है ही नहीं, और आप अगर जमीन से रेवेन्यू ले रहे हो तो उस जमीन के अंदर भी तो उसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये बिंदु भी ध्यान में रखेंगे। चौथा पॉइंट होगा भारत के हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। भारत के हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जब भारत के हस्तशिल्प उद्योग का पतन होगा तो जो लोग हस्तशिल्प में काम करते थे वो कहीं ना कहीं काम किस में करेंगे? अब एग्रीकल्चर में जाकर के। तो पांचवा होगा भारतीय कृषि पर भार बढ़ना। भारतीय कृषि पर भार बढ़ेगा, और जब किसी देश में कृषि पर भार बढ़ता है तो जाएगा औद्योगिकरण मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा। और एक और मतलब जो लोग हस्तशिल्प में काम कर रहे हैं वही कृषि में लग जाएंगे, तो छुपी हुई बेरोजगारी भी सामने आएगी। पांचवा छठा देखो, जो रेलवे था उस रेलवे का तात्कालिक लाभ सीधा ब्रिटिश सत्ता के हाथ में गया। तात्कालिक लाभ ब्रिटिश सत्ता के हाथों में गया। तो ये इस प्रकार से जब रेवेन्यू भारत का लगातार बाहर जाएगा तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। उसका एक एग्जाम्पल इस रूप में समझ सकते हो कि 1757 से पहले जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब दुनिया के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र थे, इस धन निष्कासन की नीति का यह प्रभाव होगा कि जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को छोड़ा तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्र बन गए, और उस गरीबी के तत्व आज भी अर्थव्यवस्था पर देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ अंग्रेज दावा करते हैं कि वे एक असभ्य समाज को सभ्य बनाने आए थे। अंग्रेज क्या कहते हैं कि हम व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के अंतर्गत भारत जैसे असभ्य समाज को सभ्य बनाने आए थे, और मैं कह रहा हूं कि उन्होंने हमारे को असभ्य कहकर जिस प्रकार से हमारे लूटा, जिस प्रकार से भारतीय समाज के साथ पशुतापूर्ण जो व्यवहार किया गया, उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। इसलिए भारत जब आजाद हुआ तब भारत ने यह प्रण लिया, यह संकल्प लिया अपनी विदेश नीति के अंदर कि भारत साम्राज्यवाद का विरोध करेगा, भारत उपनिवेशवाद का विरोध करेगा, क्योंकि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंतर्गत एक गृह राज्य जैसे ब्रिटेन और फ्रांस किसी दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाकर उसका लगातार शोषण करते हैं, और उस देश के रियल धन का निष्कासन उस देश से लगातार होता जाता है।
उसी को हम कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन वेल थ्योरी। तो वापस एक बार ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन भारत में किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने 1867। फिर उनकी एक पुस्तक आई जिसका नाम था, जो ऐसे के रूप में थी, भारत में गरीबी एवं गैर ब्रिटिश शासन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथ ही साथ भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले भी दादाभाई नौरोजी थे। नौरोजी ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, धन निष्कासन का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया, उस समय भारत में पंजाब के लोग ये नहीं जानते थे कि बंगाल उन्हीं का भाई है, और बंगाल के लोग ये नहीं जानते थे कि मद्रास उनका भाई है। लेकिन दादाभाई नौरोजी ने एक साथ ये रिप्रेजेंटेशन दिया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पंजाब से, बंगाल से, मद्रास से, बॉम्बे से धन का निष्कासन भारत से बाहर हो रहा है। अर्थात जिस समय दादाभाई नौरोजी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, उस समय भारत जैसी कोई सिंगल यूनिट नहीं थी। भारत अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था। उस समय इस प्रकार का सिद्धांत पेश करके धन निष्कासन के माध्यम से उन्होंने एक सकारात्मक बिंदु छोड़ा। इस सिद्धांत का सकारात्मक पॉइंट क्या होगा? तो इस सिद्धांत का सकारात्मक बिंदु था कि इसी के द्वारा आर्थिक राष्ट्रीयता उत्पन्न हुई। कौन सी राष्ट्रीयता? आर्थिक राष्ट्रीयता। आर्थिक सिद्धांतों के माध्यम से किसी देश के लोगों को निस्वार्थ रूप से आपस में जोड़ना, और धन निष्कासन के सिद्धांत ने कहीं ना कहीं तत्कालीन भारत के लोगों को आपस में जोड़ने में अहम रोल अदा किया। और 1896 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, 1896 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में धन निष्कासन के सिद्धांत पर चर्चा की गई और ब्रिटिश सरकार को बताया गया कि किस प्रकार भारत का धन भारत से लगातार बाहर जा रहा है, इसे रोकने का प्रयास कीजिए क्योंकि भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। यह दादाभाई नौरोजी के प्रयासों का नतीजा था कि उन्होंने किस प्रकार इसमें योगदान दिया और जिससे भारत में आर्थिक राष्ट्रीयता पैदा हुई। तो ध्यान रखना, आपको अगर पूछे कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रभाव क्या पड़ा, तो एग्रीकल्चर पे प्रभाव, औद्योगिकरण हुआ, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, भारत का धन लगातार भारत से बाहर गया। 200 साल तक इंडियन रेवेन्यू लगातार भारत से बाहर जाता रहा। वो भारत का शुद्ध धन था। यदि उसका उपयोग भारत में ही कल कारखाने लगाने में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में, भारत के उद्योग धंधों को स्थापित करने में, भारत में रेलवे का बेसिक स्ट्रक्चर भारत के हित में बनाने में अगर लगाया जाता, तो आज भारत शायद एक महाशक्ति के रूप में होता। लेकिन हमारी विडंबना केवल ये थी कि हम एक उपनिवेश थे, हम अनजाने में लूट ली गई। अंग्रेजों ने यह कहा कि एक अंग्रेज इतिहासकार कहता है कि हमने अनजाने में भारत को जीत लिया। तो वापस एक भारतीय इतिहासकार कहता है कि अनजाने तुम नहीं, अनजाने तो हम थे जो कब लूट लिए गए इस बात का पता ही नहीं चला। और खुद जॉन सुलिवन कहता है इस व्यवस्था के बारे में, जो मैंने आपको समझाया है, वो क्या कहता है कि ब्रिटिश व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है, ब्रिटिश व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि ये गंगा नदी से सब कुछ निचोड़कर, ये गंगा से सब कुछ निचोड़कर इसको लंदन की टेम्स के किनारे छोड़ देती है। मतलब वो कहता है कि ब्रिटिश व्यवस्था एक स्पंज की तरह है जो गंगा के कोस्ट से सब कुछ निचोड़ करके, सब कुछ सोख करके और उसे टेम्स के किनारे, सपोज कीजिए ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है और ये भारत है। अब भारत की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? गंगा। और यहां गंगा का मतलब संपूर्ण भारतीय व्यवस्था से, तो गंगा के किनारे से ब्रिटिश व्यवस्था स्पंज की तरह काम करती है और वहां से सब कुछ सोख लेती है। मतलब भारत के लिए कुछ नहीं छोड़ती है, भारतीय धन का पूरा निष्कासन कर लेती है। और उसको कहां छोड़ती है? ब्रिटेन में, लंदन के किनारे पर। और लंदन किस नदी किनारे है? तो लंदन जो है वो बेसिकली टेम्स
नदी के किनारे पर हैं। तो कौन कहता है? जॉन सुलिवन कहता है कि हमारी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि हम गंगा से सब कुछ सोकर उसे टेम्स के किनारे पर छोड़ देते हैं। और आप देखिए उनका सोखना और टेम्स के किनारे निचोड़ना में हमारा पूरा निचोड़ निकल गया। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बंगाल में दरिद्रता, गरीबी, बेरोजगारी, बंगाल जो दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन थी उसके हालात खराब कर दी गई। उसकी उर्वरता खत्म हो गई। भारत में कृत्रिम अकाल पड़ने लगे, आर्टिफिशियल फेमाइन, और उन अकालों का बेहतर प्रबंधन न होने से एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना कि इस व्यवस्था के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव थे। तो आज हमारा टॉपिक था धन निष्कासन का सिद्धांत। आज हम इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।